नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में। आपने तो न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे और अलग अलग वेबसाइट पे देख लिया रहेगा कि कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, आपको पैसा रिटर्न कब मिलेगा। ये सारे यूट्यूबर्स ने आपको ज्ञान दे दिया रहेगा कि भाई इस दिन को पैसा रिटर्न मिल जाएगा, ये दिन पे हम आईपीओ लगा सकते हैं, ये दिन पे आईपीओ क्लोज हो जाएगा। पर इस वीडियो में हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बात करने वाले। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी के पास करंट कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि मान लो कि कल को किसी का आईपीओ लग गया तो उस आईपीओ को किस बेस पे अपने अकाउंट में रखे, अपने डीमेट अकाउंट में रखे। और सपोज किसी को आईपीओ लगता भी नहीं है और जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो हम किस बेस पे उस आईपीओ को देखें, यानी कि उस कंपनी को देखें कि बाय करे कि सेल करे कि क्या करे कि ना करे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये बताएंगे आपको। बाकी आप अदर यूट्यूबर्स के पास जाओगे देखने के लिए तो बस आपको बता देंगे कि ये तारीख को ओपन होगा, वो तारीख को क्लोज होगा और ये तारीख को पैसा मिल जाएगा आपको रिटर्न। तो ये तो नॉर्मली सबके पास डीमेट अकाउंट है, सबको पता, तो वो तो पता ही चल जाएगा कि भाई इस तारीख को ओपन होगा और इस तारीख को क्लोज होगा। पर इस आईपीओ के साथ क्या करना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका बिजनेस कितना है, आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और प्लस जो बोलते कि पैसा रिटर्न मिल जाएगा, अरे यार आईपीओ में कोई पैसा लगाएगा तो, और आईपीओ नहीं लगेगा तो रिटर्न ही आएगा ना, वो तो पता ही है ना। ठीक है, वो आज आए कि कल आए, वो तो बात की बात है। तो पहले मैं आपको इनकी छोटी सी एक मिनट का आपको मैं कैपेसिटी बता देता हूँ, इनका फ्यूचर क्या आउटलुक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आऊँगा प्राइस बैंड और शेयर होल्डर कोटा के ऊपर भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो देखो अभी तक इनकी कैपेसिटी 3000 मेगावाट की है। ये सोलार कैपेसिटी है। सोलार कैपेसिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका एक विंड पावर का भी एक वो क्या बोलते हैं, विंड पावर भी एक ऑपरेशनल है 100 मेगावाट का, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। तो अभी तक इनकी कैपेसिटी कितनी है, 3000 मेगावाट की। ध्यान से सुनना मैं क्या बातें बोल रहा हूँ तो आपको आगे समझ में आएगा। अभी तक इनकी कैपेसिटी 3000 मेगावाट की है, ये सोलार कैपेसिटी की है। और इनका अगले साल तक टारगेट है, और इनके जो सीएफओ है, जो मालिक है, जो कंपनी को चला रहे, उनका बोलना है कि अगले साल तक ये कैपेसिटी 5000 मेगावाट तक हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अभी 3000 है, अगले साल तक FY26 तक इनकी ये कैपेसिटी बढ़ के 5000 मेगावाट हो जाएगी। और 2027 तक इनका एक टारगेट है 19000 मेगावाट तक इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटी कितनी तेजी से बढ़ेगी, इनके वर्ड्स आप ध्यान से सुनना, ये सारे उनके मालिक के वर्ड्स है, तो ये इनका बोलना है। और इन्होंने एक लंबा टारगेट भी दिया। इनका बोलना है कि 2030 और 32 तक हम 60000 मेगावाट की कैपेसिटी को टच कर देंगे, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। और सपोज मैं एक अपना पर्सनल डिसीजन बनाता हूँ, अगर 2030-32 तक ये 60000 मेगावाट का भी टारगेट अचीव नहीं करते, केवल 19000 मेगावाट का जो ये कैपेसिटी का टारगेट है 2027 तक, इसको ही अचीव कर ले, यानी कि टारगेट कर ले। क्योंकि देखो टारगेट देना और उसको कंप्लीट करना बहुत फ़र्क रहता है। तो अगर ये जो 19000 मेगावाट का 2027 तक बोल रहे हैं हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे, इतना यही कर ले तो भाई कंपनी रॉकेट बन जाएगा, रॉकेट, समझो आप बात को। ठीक है, और इनका एक और बात बोलना है कि जो 5000 मेगावाट, मतलब अगले साल तक हम FY26 तक जो हम 5000 मेगावाट तक अपनी कैपेसिटी लेके जाएंगे FY26 तक, यहाँ तक हमारा रास्ता पूरा क्लियर है। ठीक है, रास्ता क्लियर मतलब क्या, मतलब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का बोलना है कि हमारे पास लैंड्स वगैरह आ गए हैं, मतलब लैंड वगैरह एक्वायर करने का टेंशन नहीं है। प्लस माइक देख रहा था, बार बार देखना पड़ता है, कभी कभी बंद हो जाता है। तो इनका बोलना है कि ये जो हम अगले साल तक 5000 मेगावाट की कैपेसिटी तक पहुंचने वाले, ये मामला पूरा क्लियर है। मामला क्लियर है मींस इनके पास लैंड्स वगैरह आ चुके हैं और जो इनको फाइनेंस की दिक्कत नहीं है, इन्होंने पहले ही एग्रीमेंट दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बस इनको अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पे फोकस करना है, इनको फाइनेंस का भी टेंशन नहीं है, इनको कम पैसे में इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, और आपको पता है ऊपर इसके एनटीपीसी का आशीर्वाद है, सीधा मतलब राष्ट्रपति, मतलब सीधा सरकार का आशीर्वाद है। तो जगह इनको एक्वायर करने में दिक्कत नहीं होगी। प्लस कम
ब्याज पे इनको पैसा भी मिल जाएगा, क्योंकि भाई खुद सरकारी कंपनी है, तो आप समझ सकते हो। तो इनको अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में, इनको अपना बिजनेस बढ़ाने में दिक्कत नहीं होने वाला है FY27 तक। इस बात को ध्यान देना, उन्होंने बोला है कि FY27 तक, मतलब जो हम 19,000 मेगावाट की कैपेसिटी, यहाँ तक तो हमको दिक्कत नहीं होने वाली। और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है 4 की 5,000 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। बाकी आगे का वो सोच रहे, फ्यूचर का आउटलुक, वो धीरे धीरे जैसे पैसे उठाएंगे वैसे वैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो ये इनका एक फ्यूचर आउटलुक निकल के आता है। तो ओवरऑल मेरा क्या नज़रिया है, जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं, इनके बोलने का मतलब है कंपनी का, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल कंपनी बहुत क्लियर है, अपने बिजनेस को लेके काफ़ी क्लियर है। मतलब कुछ फंसा हुआ नहीं, कुछ मैटर नहीं फंसा हुआ है। मेरे बोलने का मतलब कि लैंड मिलेगा नहीं, फाइनेंस की दिक्कत होगी, नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब आने वाले 2-3 सालों के लिए तो बेफिक्र रहेंगे इन्वेस्टर। उसके बाद जो फ्यूचर में होगा तो बात की बात है, हम फिर अपडेट तो कर ही देंगे आपको। तो ये इसके बिजनेस की डिटेल हो गया। और हाँ, 100 मेगावाट का इनके पास एक विंड पावर की कैपेसिटी भी है जो कि ऑपरेशनल है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी देखो, 10,000 करोड़ ये आईपीओ से जुटाने वाले हैं। उस 10,000 करोड़ में से 7,500 करोड़ ये कर्जा चुकाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनको आईपीओ से जैसे ही पैसा मिल गया और 7,500 करोड़ एक महीने में ही चुका देंगे, नहीं, ऐसा नहीं पे किया जाता है। बड़े बड़े लोग ऐसे नहीं पे करते कर्जा। वो जो 7,500 करोड़ कर्जा चुकाने के लिए करेंगे ना, तो अगले साल तक कितना, 2000 अगले साल तक 4,000 करोड़ कर देंगे। मतलब उस 7,500 में से 4,000 अगले साल तक कर देंगे और उसके अगले साल 3,500 का कर देंगे। तो इस तरह पार्ट पेमेंट के हिसाब से ये अपना कर्जा चुकता करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शेयर होल्डर कोटा की भी बात करता हूँ और स्टॉक के प्राइस की वैल्यूएशन की भी बात करूँगा। तो पहले मैं आपको शेयर होल्डर कोटा दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। मैंने न्यूज़ ओपन कर लिया, इसमें आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको मतलब नंबर्स में नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं आपको कैश में बताता हूँ। आप मल्टीप्लाई करके हिसाब निकाल सकते हो। तो अराउंड देखो, अराउंड कहाँ गया, हाँ, अराउंड 1200 करोड़ रिटेलर्स के लिए रखा गया। अब आप बोलोगे रिटेलर्स के लिए रखा गया है, तो बाकी जो अदर हो गए, मतलब जो एम्प्लॉय हो गए वो कहाँ गए, जो शेयर होल्डर कोटा वो कहाँ गया। तो देखो, रिटेलर्स के अंदर ही अपना एम्प्लॉय कोटा भी आ जाता है और शेयर होल्डर कोटा भी आ जाता है। तो टोटल 1200 करोड़ का रिटेलर्स के लिए रखा गया है शेयर्स, ठीक है। 1200 करोड़ के शेयर्स रखे गए रिटेलर्स के, जिसमें से 200 करोड़ एम्प्लॉय कोटा में जाएगा। बाकी जो 1000 करोड़ रहेगा वो शेयर होल्डर कोटा रहेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपके डीमेट अकाउंट में 11 तारीख से पहले एनटीपीसी का एक शेयर रहेगा, तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अराउंड 1900 करोड़ का शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, 1000 करोड़ विल बी सेट असाइड द एक्साइटिंग एनटीपीसी शेयर होल्डर, ठीक है। और ये 200 करोड़ एम्प्लॉय कोटा, तो 1200 करोड़ टोटल रिटेलर के, जिसमें से 200 अपने एम्प्लॉय आ जाते हैं एम्प्लॉय कोटा, और 1000 करोड़ वही रिटेलर्स फिर शेयर होल्डर कोटा। तो ये शेयर होल्डर कोटा की बात हो गई। यहाँ पे अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। जीएमपी उतना खास नहीं चल रहा है, ठीक है। जीएमपी भी मैं आपको बता ही देता हूँ, 3 रुपये ऊपर चल रहा है। तो जीएमपी पे हम आगे बात करेंगे, जीएमपी पे भी टेंशन नहीं लो। बाद में इसमें और क्या बताने लायक है, और देखो और सारी बात, आप जो बेसिक बात है, कब खुलेगा, कब बंद होगा, क्या होगा नहीं होगा, कब पैसा रिटर्न आएगा, ये जो छोटी मोटी बातें हो तो आप खुद जान लोगे, ठीक है। दुनिया भर की न्यूज़ चलेगी, आपके खुद माइंड में आएगा। देखो, असिस्ट इनकी बढ़ते जा रही है, ये मेन बात है। यहाँ पे आते रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी तक और डिटेल नहीं आई है, और डिटेल आएगी आगे। मैं अपडेट करूँगा, आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा और डिटेल आएगी इसके असिस्ट और कर्जे को लेके, और इनके पास कितना कैश पड़ा है, आएगी डिटेल, टेंशन मत लो। मैं आपको बताऊँगा बाद में, अभी बेसिक एकदम बातें बता दे रहा हूँ। बाद में इनके ऊपर कर्जा है 17,000 करोड़ का, ठीक है। ये एक हैवी बिजनेस है, कर्जा रहता है, पर इनके पास इनके जो मतलब ऊपर जो एनटीपीसी है उनके पास पैसे वगैरह भी पड़े, तो एक बड़े कंपनी का आशीर्वाद है, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कर्जा ठीक है 17,000 करोड़, और कर्जा चुकाएंगे भी ना, जो आईपीओ से पैसा आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। बाद में रेवेन्यू बढ़ता हुआ आ रहा है, फिर नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ आ रहा है, रिजर्व भी अच्छा खासा है इनके पास। मतलब अच्छा खासा, मतलब कर्जे के हिसाब से तो उतना ठीक नहीं है, पर इसके ऊपर इसका एक
पिताजी बैठे हैं एनटीपीसी, तो उस हिसाब से डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस 596 है और भी निकल के आएगा। कैश इक्विवेलेंट कितना है इनके पास वो अभी डिटेल नहीं आया, आगे डिटेल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अपडेट करके। तो ये कुछ बातें देखो निकल के आ गई। अभी इसमें ना आप देखोगे न्यूज़ में एक बात जरूर निकल के आएगी, एक बार माइक देख लो। अब कुछ लोग बोलेंगे ना कि ये बहुत ओवर वैल्यू है, ठीक है, बहुत ओवर वैल्यू प्राइस पे आ रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बोलेंगे कि हाई पी पे आ रहा है, बहुत ओवर वैल्यू प्राइस पे आ रहा है, ठीक है। रिटेलर्स को ये ज्ञान चिपकाएंगे, ध्यान से सुना मेरी बात। पर क्या वाकई में रिटेलर्स को ओवर वैल्यू स्टॉक मतलब हाई पी स्टॉक पे जो आ रहा है आईपीओ, किसी को चिंता है? किसी को नहीं चिंता है। रिटेलर्स को केवल एक ही बात की चिंता है कि जीएमपी कैसा है स्टॉक का। तो कोई भी रिटेलर आज की डेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, इस बात को समझो। तो इसका वैल्यूएशन देख के कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। लोग आईपीओ में पैसा लगाते केवल जीएमपी के वजह से। बहुत गिने चुने कम रहेंगे जो वैल्यूएशन देख के पैसा लगाते रहेंगे। बाकी टोटल जितना आईपीओ में आज पैसा लग रहा है केवल जीएमपी, केवल लिस्टिंग गेन के लिए लग रहा है। तो वैल्यूएशन इसकी छोड़ दो आप, वैल्यूएशन वाली जो गांठ है ना उसको खोल के फेंक दो। वैल्यूएशन की कब टेंशन लेना है मैं आपको बताता हूँ। तो लोगों को अगर वैल्यूएशन का टेंशन रहता इतना ही स्टॉक मार्केट में, तो क्या वारी एनर्जी को लोग 3000 में बाय करते? क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस को 150 रुपये में खरीदते? क्या ओला को 140 में खरीदते? और अभी इस मार्केट में जो गिरावट हो रही है, क्या उस गिरावट से रिटेलर्स डरते, त्राहिमाम मचाते, ठीक है, रोना गाते? नहीं। अगर किसी को रिटेलर्स को सही में वैल्यूएशन की फिक्र रहती तो ये सारी बातें नहीं करते। क्या बोलते कि पेटीएम को नहीं खरीदते, 900, 1000, 2000 की लेवल से नहीं खरीदते थे। अगर किसी को वाकई में रिटेलर्स को, देखो जितने भी खराब आईपीओ अभी हो चुके हैं, मतलब कंपनी आने के आईपीओ अच्छा आता है फिर बाद में खराब हो जाता है ना, सब में रिटेलर्स ही फंसे, ठीक है, क्योंकि उनको वैल्यूएशन की फिक्र नहीं, उनको बस पैसा बनाना अंधाधुन। तो वैल्यूएशन वाला गार्ड तो निकाल दो अपने मन से। अब अपने को वैल्यूएशन की टेंशन कब लेना है? सपोज जीएमपी अच्छा है तो हम तो आईपीओ में लगाएंगे, ठीक है। जीएमपी अच्छा है, सब्सक्रिप्शन रेट अच्छा है, एंकर बुक लिस्ट अच्छा है, ये 3 चीज़ों पे फोकस करना है। प्री आईपीओ बता रहा हूँ, कंपनी लिस्ट होने के पहले बता रहा हूँ कि हमको कहाँ पे फोकस करना है, किसी के बातों में मत जाना। एंकर बुक देखना है आपको। एंकर बुक क्या होता है? जिसमें पता चलता है कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे, ठीक है। एंकर बुक देखना है। सबसे फर्स्ट थिंग देखना है जीएमपी कितना है, जीएमपी देखना है और सब्सक्रिप्शन रेट देखना है। ये 3 चीज़ देख के इस कंपनी में डिसीजन लेना है प्री लिस्टिंग के पहले, ठीक है। अब मान लो कि इसका जीएमपी अच्छा नहीं होता है, अप्लाई करने लायक नहीं होता है, ठीक है, वो तो मैं आगे अपडेट कर दूंगा। तो अप्लाई करने के लिए नहीं होता है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें अप्लाई कर सकते, तब क्या करना है? तब इसको लिस्ट होने का वेट करना है। जब मार्केट में लिस्ट होगा तो इसकी जो रियल वैल्यूएशन रहेगी, मार्केट इसको झापड़ मार के वहाँ पे खड़ा कर देगा। एग्जाम्पल बताऊं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, लोग 160, 170, 180 में लेने के लिए रेडी थे। आज कितना चल रहा है? आज 120 चल रहा है, कुछ 160 चल रहा है, मुझे नहीं पता, 130 चल रहा है, तो भी आज लोग नहीं खरीदे, क्योंकि मैंने एक हफ्ता पहले देखा था 130 पे था कुछ। ओला 140 पे लोग अंधाधुन बाय कर रहे थे। आज वो शायद आईपीओ प्राइस से नीचे गया था एक टाइम, मुझे नहीं याद, 3-4 दिन पहले, मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो भी लोग आज नहीं ले रहे। समझ रहे हो बात? उसके बाद पेटीएम 2000 पे आया था, ठीक है, 2000-1900 पे, 500 रुपये तक गया था, 455 तक, कोई नहीं पूछ रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो जो वैल्यूएशन है वो उसकी वैल्यूएशन आ जाती है। लिस्ट होने के बाद क्या है ना, मार्केट उसकी, मैं वर्ड का यूज़ कर लेता हूँ, मार्केट उसकी औकात दिखा देता है। जो कंपनी की रियल वैल्यू है ना, मार्केट दिखा देता है। तो प्री आईपीओ अपने को किसी यूट्यूबर, किसी सोशल मीडिया वाले का नहीं सुनना है। वैल्यूएशन हाई है, ये है, वो है, ये है, ठीक है। वैल्यूएशन का अगर इतना ही फिक्र रहता हमको तो हम वारी एनर्जी को 3000 पे नहीं लेते थे, समझो बात को, ठीक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को 150 में नहीं लेते थे अगर इतना ही हम। तो प्री आईपीओ केवल अपने को जीएमपी, सब्सक्रिप्शन रेट पे ध्यान देना है, एंकर बुक लिस्ट पे ध्यान देना। सपोज ये सारी बातें ठीक नहीं रहती, हम आईपीओ में नहीं लगाते, तो सेकंड क्या करना है? सेकंड लिस्ट होने दो, आराम से मार्केट उसको आजमाएगा, देखेगा।
अच्छे वैल्यूएशन पे रहेगा तो मिल जाएगा अच्छे वैल्यूएशन पे, ख़राब वैल्यूएशन पे रहेगा स्टॉक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, मार्केट उसको झापड़ मार के ज़रूर गिरा देगा और वहाँ पे हम वीडियो बना के बता देंगे कि ये अभी अच्छा मौका है, समझे। तो आपको वैल्यूएशन का इसमें टेंशन नहीं लेना है कि इतना इसके ऊपर कर्जा है, 110 रुपये के प्राइस बैंड पे आया, 30 रुपये के प्राइस बैंड पे आना चाहिए, 60 रुपये के प्राइस बैंड पे आना चाहिए। तो ये सारी बातें अभी सोचना नहीं है आपको, ठीक है। प्री आईपीओ केवल जीएमपी पे ध्यान दो, पोस्ट आईपीओ फिर हम वैल्यूएशन पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं ध्यान देना, और जो भी इस आईपीओ से रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे आप कमेंट भी कर सकते हो, आप कमेंट में आपके सवालों का जवाब जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।